तो आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वाक्य, जो कि एक बहुत ही सरल प्रकरण है। तो बच्चों, मैं आपको वाक्य पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। कुछ गद्यांश लेकर आई हूँ, कुछ वाक्य लेकर आई हूँ जिन्हें कि आप पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये माँ और अप्पू के बीच में बातचीत हो रही है। अब हम पहले एक बार इस बातचीत को पढ़ते हैं। क्या बताया गया है इसमें? देखिए, माँ कह रही है, किससे कह रही है? अप्पू से। अरे यह क्या है? अप्पू, मैं नहीं बताऊंगा। माँ, मुझसे नहीं कहेगा। अप्पू, कहूँगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ, अरे इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? अप्पू, खरीदे हैं। माँ, पैसे? माँ का पूछने का मतलब है पैसे कहाँ से आए? अप्पू, दोपहर को दिए थे ना। बच्चों, यही हमारे वाक्य हैं। क्या होता है वाक्य में? हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। अगर हम अपनी बातों को एक दूसरे तक वाक्य के द्वारा नहीं पहुँचाएंगे तो कैसे पहुँचा पाएंगे? मान लीजिए कि हम मौन रूप से, हाव भाव से, इशारों से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वह क्या इतनी सुस्पष्ट होती है? नहीं होती है बच्चों। इसलिए हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं, और वाक्य में शब्दों का उचित क्रम होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मान लीजिए कि आप वाक्य में कुछ शब्दों को आगे पीछे कर देंगे तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी वाक्य के द्वारा हम जो कहना चाह रहे हैं वह नहीं कह पाएंगे। देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की क्या परिभाषा हुई? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्यों के अंग, ये वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं? देखिए, एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है। वाक्य में हमें कर्ता और क्रिया देखने को मिलती है, और इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से दो मुख्य अंग? एक तो होता है हमारा उद्देश्य और एक होता है हमारा विधेय। अब हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या है? देखिए, दो औरतें बातें कर रही थी, मान्या ने गीत सुनाया। बच्चों, यहाँ पर जो दो औरतें हैं वह क्या है? वह हमारा उद्देश्य है। मान्या ने गीत सुनाया, यहाँ पर मान्या क्या है? यह हमारा उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में ही बताया जा रहा है। देखिए, दो औरतें बातें कर रही है, औरतों के बारे में बताया जा रहा है ना कि औरतें क्या कर रही है? बातें कर रही हैं। तो ये औरतें हमारा उद्देश्य हो गई। मान्या ने गीत सुनाया, मान्या के बारे में बताया जा रहा है कि मान्या ने क्या किया, तो यह मान्या ही हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार हम उद्देश्य किसे कहेंगे? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। यानी कि वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? मान्या के बारे में इस वाक्य में बताया जा रहा है, और दो औरतों के बारे में इस वाक्य में बताया जा रहा है। अतः हमारा उद्देश्य क्या हुआ? जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, या वाक्य में जिसके बारे में बताया गया है। चलते हैं अब विधेय की तरफ। देखिए, छोटा बच्चा रो रहा है, लेखक कहानी लिख रहा है। देखिए बच्चों, आपने उद्देश्य तो जान ही लिया कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य में हम क्या करते हैं कि जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है वह हमारा उद्देश्य होता है। और विधेय में क्या होता है? विधेय में कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह हमारा विधेय होता है। देखिए, वाक्य देखिए, छोटा बच्चा रो रहा है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य तो क्या हो जाएगा? छोटा बच्चा। क्या हो जाएगा हमारा उद्देश्य? छोटा बच्चा। और इस उद्देश्य के बारे में हम जो भी बता रहे हैं वह हमारा क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा।
देखिए, लेखक कहानी लिख रहा है। अब हम इस वाक्य में पहले अपना उद्देश्य देखेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है। लेखक के बारे में बताया जा रहा है, अतः लेखक हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। लेखक के बारे में क्या बताया जा रहा है? यह हमारा विधेय हो गया। इन वाक्यों में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, बच्चा के विषय में रो रहा है तथा लेखक के विषय में कहानी लिख रहा है। ये हमारे क्या हो गए? विधेय हो गए। और विधेय की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो क्या निकलकर सामने आती है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह हमारा विधेय कहलाता है। बच्चों, अब हम उद्देश्य और विधेय दोनों के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। देखिए, वाक्य सार्थक शब्दों का समूह है। अगर वाक्य की परिभाषा की बात की जाए तो आपको समझ में आ गई होगी, आप आसानी से बता सकते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य सार्थक शब्दों का एक समूह है। और वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य तथा विधेय, ये वाक्य के दो अंग हैं। देखिए, वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि होते हैं। इन सब से मिलाकर वाक्य की रचना होती है। कई बार एक शब्द भी वाक्य का कार्य करता है। हाँ बच्चों, कई बार हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह भी हमारे लिए पूर्ण रूप से वाक्य का कार्य करता है। जैसे कि किसी भी कार्य के बारे में बताने के बाद जब हम अपनी सहमति दे देते हैं तो क्या बोलते हैं? ठीक, अच्छा। जैसे किसी को हमें आवाज़ देनी हो तो हम उसे कह देते हैं सुनो, देखो, क्या आदि। देखिए, उद्देश्य का विस्तार। बच्चों, आपको यह तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा हो। अब हम यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार देखेंगे कि उद्देश्य का विस्तार हम किस प्रकार करते हैं। देखिए, लड़की हंस रही थी। इसमें जो हमारा उद्देश्य है वह क्या है? लड़की। अब हमें इस लड़की का विस्तार करना है, इस उद्देश्य का विस्तार करना है, तो हम क्या करेंगे? विस्तार करने के लिए हम लड़की के आगे विशेषण शब्दों का प्रयोग कर देंगे। विशेषण शब्द यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर हम क्या वाक्य बनाएंगे? एक सुंदर लड़की हंस रही है। इस तरह से ये हमारे उद्देश्य का विस्तार हो गया। फिर देखिए, बंदर पेड़ पर कूद रहा है। यहाँ पर बंदर क्या हो गया? हमारा उद्देश्य हो गया। अब हमें उद्देश्य का विस्तार करना है तो हमें अपने उद्देश्य के आगे कुछ विशेषण लगाना है। और हमने विशेषण लगाया है नटखट। नटखट लगाने से बंदर के आगे हमने नटखट लगाया है और नटखट लगाने से हमारे उद्देश्य का विस्तार हो गया। और क्या वाक्य बन गया? नटखट बंदर पेड़ पर कूद रहा है। देखिए, जब उद्देश्य के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे शब्द, बच्चों ये शब्द गलत लिखा हुआ है, तब ये शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़की के लिए एक सुंदर तथा बंदर के लिए नटखट शब्द का प्रयोग किया गया था। आपने देखा था पिछले उदाहरण में लड़की और बंदर दोनों उद्देश्य शब्दों का हमने विस्तार करने के लिए लड़की के आगे एक सुंदर लगा दिया था और बंदर के आगे हमने नटखट शब्द का प्रयोग कर दिया था। इस प्रकार जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। बच्चों, अब हम विधेय के विस्तार के बारे में जानेंगे। देखिए, सुमित भाग रहा है। यहाँ पर पहले हम देखेंगे हमारा उद्देश्य कौन है, उद्देश्य क्या है, कैसे निकालेंगे कि जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं वह हमारा उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो बात बताई जा रही है, जो बात बताई जाती है वह हमारा विधेय होता है। और भाग रहा है क्या है? यह हमारा विधेय है। अगर हमें विधेय का विस्तार करना है तो हम क्या करेंगे? सुमित सड़क पर भाग रहा है, यानी जो हमारी क्रिया है उसके आगे हम कुछ अलग सा शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ा हमने? सुमित सड़क पर भाग रहा है। इस तरह यह हमारे विधेय का विस्तार हो गया। देखिए, मोर नाच रहा है। इसमें मोर हमारा उद्देश्य है, नाच रहा है विधेय है। हमने इस विधेय का विस्तार करने के लिए क्या किया? मोर पंख फैलाकर नाच रहा है, यानी
कहानी नाच रहा है के आगे हमने पंख फैलाकर शब्द जोड़ दिए, जिससे हमारे विधेय का विस्तार हो गया। देखिए, कभी विधेय अकेला आता है तो कभी क्रिया विशेषण कर्म आदि के साथ। पहले वाक्य में विधेय भाग रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग सड़क पर कर्म के साथ किया है। यही विधेय का विस्तार है। और विधेय के विस्तार की बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं, जो शब्द क्रिया के कर्म और विशेषण होते हैं वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। बच्चों, अब हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जाते हैं। कौन कौन से दो आधारों पर? एक तो रचना के आधार पर करते हैं, एक हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद करते हैं। तो बच्चों, पहले हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बच्चों, आप चाहे तो अपनी कॉपी में यह लिख सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम इन वाक्य के प्रकारों के एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं सरल वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सरल वाक्य है तो कुछ सरल ही होगा। देखते हैं क्या है। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय पहचानना बच्चों आपको अच्छी तरह से आ ही गया होगा। और हम सरल वाक्य को भी आसानी से पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे? कि हम देखेंगे कि सरल वाक्यों में हमें एक ही उद्देश्य मिलेगा और एक ही विधेय मिलेगा। देखिए, निखिल खिलौना बनाता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने उद्देश्य को ढूंढेंगे। अपना उद्देश्य कौन है? निखिल। क्यों है? क्योंकि निखिल के बारे में ही बात बताई जा रही है। और फिर देखिए विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो बात हम बताते हैं वह हमारा विधेय होता है। फिर देखिए, नैना कहानी लिख रही है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है नैना और कहानी लिखना क्या है? विधेय। तो बच्चों, यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि इन वाक्यों में हमें एक ही उद्देश्य देखने को मिल रहा है और एक ही विधेय देखने को मिल रहा है, इसलिए ये हमारे सरल वाक्य हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? देखते हैं। संयुक्त का तो अर्थ ही मिला हुआ होता है। इस वाक्य में कुछ थोड़ा सा नयापन देखने को मिलेगा। बहुत ही सरल तरीके से आप इसे जान पाएंगे। देखिए, जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, एक से अधिक सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है वो आपने पीछे पढ़ ही लिया कि जिनमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। तो इसमें क्या करते हैं हम? एक से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं जो कि वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं उनके द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, तब हमारे सामने संयुक्त वाक्य बनकर सामने आता है। देखिए, आकाश में बादल छाए हैं पर वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ पर जो ये पर शब्द है यह समुच्चय बोधक शब्द है। इस समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया गया है। और जो ये दोनों वाक्य हैं इनको अगर हम इस पर शब्द के द्वारा नहीं जोड़ते हैं तो ये दोनों वाक्य अपने स्वतंत्र रूप में हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ रहे हैं और समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़े जाने के कारण ये संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ जाते हैं। देखते हैं दूसरा वाक्य। शालू गा रही है और प्रिया नाच रही है। बच्चों, यहाँ पर इस और शब्द के द्वारा इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। अगर हम यहाँ पर और शब्द नहीं लगाते तो ये एक की जगह दो वाक्य हो जाते। शालू गा रही है,
प्रिया नाच रही है, फिर ये हमारे दोनों सरल वाक्य कहलाते। लेकिन हमने यहाँ पर और समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, अतः यह हमारे संयुक्त वाक्य हो गए हैं। बच्चों, अब हम चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ कि ये मिश्र वाक्य क्या है। देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र उपवाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए इस परिभाषा में, एक तो इसमें प्रधान उपवाक्य होना चाहिए और दूसरा जो वाक्य है वो उस पर आश्रित होना चाहिए। इनसे मिलकर बनने वाले वाक्य हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। देखिए, यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी उसका अर्थ प्रकट नहीं होता। बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रधान उपवाक्य है उसमें हमें कर्ता भी देखने को मिलेगी, क्रिया भी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी उसका जो अर्थ स्पष्ट होना चाहिए वह हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। देखिए, गुरु ने आज्ञा दी कि सदा सत्य बोलना, ये एक वाक्य है। इसमें जो हमारा प्रधान उपवाक्य है वह क्या है, गुरु ने आज्ञा दी। फिर देखिए, सदा सत्य बोलना, क्या आज्ञा दी, यह इसका आश्रित उपवाक्य हो गया। अगर हम इसे गुरु ने आज्ञा दी पर खत्म कर देते हैं तो हमारे मिश्र वाक्य नहीं कहलाता है, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये जो हमारा प्रधान उपवाक्य है उस पर ये आश्रित उपवाक्य है, इसका जो अर्थ है वह तभी समझ में आएगा जब ये दोनों साथ साथ आएंगे। गुरु ने आज्ञा दी कि सदा सत्य बोलना। देखिए, मिहिर विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बहुत बीमार है। इसमें मिहिर विद्यालय नहीं जा सका, यह हमारा प्रधान उपवाक्य है, और वह बहुत बीमार है, यह हमारा आश्रित उपवाक्य है। बच्चों, आपको ये जो वाक्य है, वाक्य के तीनों प्रकार, बच्चों आपको वाक्य के ये तीनों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इनके बारे में कुछ विशेष बातों का अध्ययन करते हैं ताकि आपको ये और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है, यह वाक्य की परिभाषा की बात है। अगर परिभाषा के बारे में आपसे पूछा जाए कि वाक्य की क्या परिभाषा है तो आप क्या कहेंगे कि वाक्य सार्थक शब्दों का एक समूह होता है। देखिए, सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यह हमारे सरल वाक्य की पहचान से संबंधित है। अगर आपको कहीं भी सरल वाक्य पहचानना हो तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सरल वाक्य में हमें एक ही उद्देश्य देखने को मिले तथा एक ही विधेय देखने को मिले। देखिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए एक से अधिक वाक्यों को और, पर, परंतु, किंतु तथा आदि जैसे समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। अगर हमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, दो वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ देंगे। देखिए, सरल तथा संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए वाक्यों में जब, जैसे ही, जिसने, जो, जहां की आदि का प्रयोग कर उसे प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य में बदला जा सकता है। बच्चों, अभी तक तो हमने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़े, अब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 8 भाग? देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। बच्चों, अब हम इन सारे वाक्यों के भेद के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलते हैं सबसे पहले विधानवाचक वाक्य। क्या होता है यह विधानवाचक वाक्य? देखिए, जिस वाक्य में किसी बात या काम होने का बोध हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जिस वाक्य में हमें किसी काम का होना या करना पाया जाए वह हमारा विधानवाचक वाक्य है। देखिए, वह मेरी सहेली है, इसमें बात का होना पाया जा रहा है।
आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, इसमें काम का होना पाया जा रहा है, अतः यह हमारा विधानवाचक वाक्य है। चलते हैं आगे। देखिए निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। इस निषेधवाचक वाक्य में देखिए, जिस वाक्य से किसी बात या काम के न होने या न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। यानी जिस काम में हमें निषेधता दिखाई दे वह हमारा निषेधवाचक वाक्य है। देखिए, उसने खाना नहीं खाया, यहाँ काम का नहीं होना हमें देखने को मिल रहा है। सड़क पर मत भागो, इस शब्द के द्वारा काम का न होना पाया जा रहा है, अतः यह हमारा निषेधवाचक वाक्य है। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो कि बहुत सरल है, यह तो आपको कहीं भी मिल जाए आप आसानी से पहचान लेंगे। देखिए, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और इस वाक्य के पीछे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखने को मिलता है। देखिए, तुम क्या पढ़ रहे हो, आप कहाँ रहते हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द भी हमें देखने को मिल रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखने को मिल रहे हैं, अतः यह हमारे प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है। चलते हैं आगे। देखिए आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में हमें आज्ञा और उपदेश का बोध देखने को मिले वह हमारा आज्ञावाचक वाक्य है। देखिए, अपना कमरा साफ करो, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। तुम अभी बाजार चले जाओ, यहाँ भी आदेश हमें देखने को मिल रहा है। तो यह हमारा कौन सा वाक्य हो गया? यह हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो गया। देखिए विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में हमें शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हुए दिखाई दे वह हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, अरे यह क्या कर डाला, यह आश्चर्य का भाव है। वह क्या सुंदर दृश्य है, यह भी आश्चर्य का भाव है। तो बच्चों, यह हमारे विस्मयादिवाचक वाक्य का उदाहरण है। देखिए संदेहवाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य द्वारा किसी, बच्चों ये किसी है, जिस वाक्य के द्वारा किसी बात का या काम के होने में संदेह का बोध प्रकट हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि हमें पता न चले कि वह काम पूरा हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा। देखिए, जैसे कि वह लखनऊ चला गया होगा, हमें पक्का जानकारी नहीं है कि वह चला ही गया होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें संदेह है कि वह लखनऊ चला गया होगा। देखिए, शायद कल हम मेट्रो की सवारी करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है हम कल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर संदेह है, संदेह प्रकट होने के कारण यह संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। देखिए इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे, यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। भारत प्रगति करता रहे, यहाँ पर कामना व्यक्त की जा रही है, अतः यह हमारे इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है। देखिए संकेतवाचक वाक्य क्या है? इसमें जिस वाक्य में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा, मन लगाकर पढ़ोगे तभी अच्छे अंक ला पाओगे। बच्चों, अब हम देखेंगे वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन हम किस प्रकार करते हैं? रचना की दृष्टि से अगर हमें वाक्य परिवर्तन करना होता है तो हम क्या करते हैं? रचना के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही हम वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि अर्थ में परिवर्तन ना हो जाए, यानी कि हमें वाक्य का परिवर्तन इस प्रकार करना है कि हमारा अर्थ जैसा पहले था वैसा ही रहे। देखिए सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य
वाक्य। यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है जो कि सरल वाक्य का है, उसी को हम संयुक्त और मिश्र वाक्य में बदलेंगे। देखिए, मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है। यह हमारा सरल वाक्य है। इसे अगर हमें संयुक्त में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? मेरी बहन के पास एक कार है और वह सुंदर है। इस और समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़कर हम संयुक्त वाक्य बना देंगे। फिर देखिए, अगर हमें मिश्र वाक्य बनाना हो तो हम क्या करेंगे? मेरी बहन के पास जो कार है वह सुंदर है, यानी कि जो ये प्रधान उपवाक्य है और ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। इस तरह से हम वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। सरल वाक्य देखिए, ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है। यह हमारा सरल वाक्य है। अगर हमें इसे संयुक्त में बदलना होगा तो हम कैसे करेंगे? ममता बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी। यहाँ पर हमने और शब्द के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, अतः यह हमारा संयुक्त वाक्य हो गया है। और हमें मिश्र वाक्य बनाने के लिए देखिए क्या करना है। ममता इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके। एक तो यहाँ पर हमने ताकि का प्रयोग किया है और दूसरा यह हमारा प्रधान उपवाक्य है और यह इसके आश्रित उपवाक्य है। बच्चों, अब हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करना सीखेंगे कि किस तरह से हम वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों को प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक आदि वाक्यों में परस्पर बदला जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है जो कि विधानवाचक वाक्य का है। विनय पत्र लिखेगा, यानी बहुत ही सरल वाक्य है। इस वाक्य को ही हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जितने भी भेद हैं उसमें हम बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है विनय पत्र लिखेगा। यह हमारा विधानवाचक वाक्य है। फिर देखिए, हम इसे निषेधवाचक वाक्य में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे। विनय पत्र नहीं लिखेगा। और इसे प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम पूछेंगे कि क्या विनय पत्र लिखेगा। और अगर हम इसे आज्ञावाचक में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? विनय लेख लिखो या पत्र लिखो, हम विनय को आज्ञा देंगे। देखिए, विस्मयादिवाचक में बदलने के लिए हम क्या कहेंगे उससे? अरे विनय ने पत्र लिख लिया, यानी हमें आश्चर्य हो रहा है कि विनय ने पत्र लिख लिया। और संकेतवाचक के लिए विनय पत्र लिखेगा तो सीखेगा। संदेहवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? शायद विनय पत्र लिखेगा, यानी लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता। इच्छावाचक देखिए, विनय को पत्र लिखना चाहिए। इसमें हम हमारी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि विनय को पत्र लिखना चाहिए। देखिए, आओ दोहराएं। आपने वाक्य अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब हम इसका एक बार दोहरान कर लेते हैं ताकि जो कुछ आपसे छूट गया है वह आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, वाक्य हम किसे कहेंगे? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। कर्म विशेषण और क्रिया विशेषण आदि जोड़कर उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार किया जाता है। वाक्य का भेद हम दो आधारों पे करते हैं। कौन कौन से दो आधार? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त तथा मिश्र। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद करे गए हैं। देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि वाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। बच्चों, आज आपने मेरे साथ वाक्य के बारे में जाना, वाक्य पढ़े, वाक्य के भेद देखे, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर तथा वाक्यों के अंग के बारे में पढ़ा। आपके मन में वाक्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वे सारे के सारे शांत हो गए होंगे और आप वाक्यों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।